अच्छा जी। आज हम मार्केट स्ट्रक्चर और सप्लाई एंड डिमांड एरिया पर बात करेंगे। इसमें हमारे जो मौजू हैं, सब्जेक्ट्स हैं, टाइटल्स हैं, उनमें मार्केट स्ट्रक्चर की बिल्कुल बुनियादी सी बात मैं रखूंगा। बहुत ज़्यादा इसको जो आजकल स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको लेकर नहीं, लेकिन बेसिक एक चीज़ जो कि वही इम्पोर्टेंट है, और मार्केट जो है उसी के गिर्द घूम रही है। इसमें अप ट्रेंड है, हायर हाइज हैं, हायर लोज हैं, डाउन ट्रेंड है, लोअर लोज हैं, लोअर हाइज हैं, फिर रेंज बाउंड मार्केट, हाई लो, फिर सप्लाई एरिया, डिमांड एरिया, और सप्लाई एरिया और डिमांड एरिया पर बनने वाले प्राइस एक्शंस या वीएसए के जो साइंस हैं उनको आपने देखना है। ठीक है, ये प्राइस एक्शंस मैंने इसमें शामिल कर लिए हैं, लेकिन आपने ये कैंडल पैटर्न्स के साथ साथ वीएसए वॉल्यूम को भी अगर आप देख लेंगे तो फिर आपकी ट्रेडिंग जो है काफी अच्छी और आसान हो जाएगी। जब मार्केट लेफ्ट टू राइट किसी जानिब मूव कर रही होती है, चाहे वो अप जा रही हो या डाउन, तो ये ट्रेंड कहलाता है, ये सबको पता है। मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो अप ट्रेंड कहलाता है। मार्केट को ऊपर जाती हुई मार्केट को अप ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड या बुलिश बियास कहते हैं। अगर मार्केट नीचे जा रही है तो उसको सेल ट्रेंड या बेरिश ट्रेंड कहते हैं। ठीक है, इसको बुलिश या बेरिश बायस भी कहते हैं। ठीक है। आसान और इफेक्टिव वे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का ये है कि आप नेकेड चार्ट, नेकेड प्राइस एक्शन, रॉ प्राइस एक्शन को देखें। लेफ्ट टू राइट ये होता है चार्ट का लेफ्ट, और ये होता है चार्ट का राइट। तो यहाँ से प्राइसेस अगर नीचे आ रही हैं और ट्रेडिंग रेंज करते हुए प्राइसेस लोअर लोज बना रही हैं तो ये सेल ट्रेंड होता है। इसी तरह अगर प्राइसेस लेफ्ट से बुलिश जा रही हैं, ठीक है, तो वो बुलिश ट्रेंड होता है। ठीक है, ये सिंपल सी एक आसान सी बात है जो तकरीबन सबको पता होती है। बुलिश ट्रेंड की मेन निशानी क्या होती है कि प्राइस किसी भी लो को ब्रेक नहीं करती। जो फर्स्ट लो होती है, लास्ट लो होती है, उसको ब्रेक नहीं करती, बल्कि ऊपर जाती है और एक हाई बनाती है। हाई बनाने के बाद ब्रेकआउट किए बगैर इस लो का न्यू हाई बना लेती है। तो पूरी की पूरी मार्केट जो है इस 1 2 3 पैटर्न के गिर्द, अगर आप गौर करेंगे तो घूम रही होती है। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में अगर नहीं समझ आ रही तो उससे बड़े टाइम फ्रेम में चले जाएं, उससे बड़े टाइम फ्रेम पे चले जाएं, उससे बड़े टाइम फ्रेम पे चले जाएं। कहीं ना कहीं आपको ये 1 2 3 पैटर्न नजर आ जाएगा और उसके मुताबिक अपना बुलिश या बियरिश बायस बनाएं। ठीक है, वो फिर उसके मुताबिक ट्रेड करने की कोशिश करें। बाज़ औक़ात डीप पुल बैक्स आते हैं, उन डीप पुल बैक्स को लेवल्स और वॉल्यूम की मदद से समझा जा सकता है। और ये आप देख सकते हैं कि ये फला सप्लाई लेवल ब्रेक होगा तो फिर मैं दोबारा बेरिश हूँगा, या मैंने बेरिश होना है तो टॉप पर कौन से सप्लाई लेवल से मैं बेरिश हूँगा, या कौन से डिमांड लेवल से प्राइसेस जो है डीप पुल बैक या बुलिश हो सकते हैं। इसी तरह सेल में भी प्राइस क्या करती है, प्राइस लो बनाती है, फिर हाई बनाती है, और फिर लोअर लो बना देती है, यानी 1 2 3। इसमें जो हाई होती है सबसे बड़ी, वो ब्रेकआउट हुए बगैर जो लो है वो ब्रेकआउट हो जाए तो इसको कहते हैं लोअर लॉस बनाती हुई मार्केट, यानी सेल बाउंड मार्केट। ठीक है, चार्ट पर ये कैसे दिखता है, सिंपल सी बात है, प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट ली है। ठीक है, यानी ये कहीं से बुलिश आ रही होगी कैसे भी। ठीक है, तो ये लास्ट जो भी उसकी सपोर्ट होगी कहीं भी जहां पर वो हायर हाई बना रही है लास्ट, तो उस सपोर्ट को अगर प्राइस ब्रेक कर देती है ना तो हम कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, या प्राइस अपना बिहेवियर चेंज कर रही है। अब ये बुलिश से बेरिश हो सकती है किसी भी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे बड़े ट्रेंड के साथ और उसके साथ छोटे ट्रेंड को मिला लेंगे तो फिर आपको लॉन्ग टर्म ट्रेड मिलेगी। अगर आप उसके अगेंस्ट जाएंगे किसी सप्लाई या डिमांड लेवल पर तो आपको जाहिर है कम पिप्स की ट्रेड मिलेगी। ये इतना फर्क होता है इसमें। तो ये लोअर हाई प्राइस ने बनाया, हमें उस वक्त पता चला कि ये हाई पिछली हाई से लो है जब ये ब्रेक हुई। ठीक है, यानी वन, इसमें ये भी आ गई सपोर्ट, ब्रेकआउट हो गई, ऊपर आई प्राइस ने फिर इसको वाजे ब्रेक कर दिया जो उसने लो बनाया था। ठीक है, तो ये 1 2 3 यहाँ पर मुकम्मल हुआ, तो ये लोअर हाई हमारा लास्ट जो है स्ट्रक्चर का लेवल है। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होता हम बियरिश ही रहेंगे इसके लिए। या सेल ट्रेंड को देखने का एक आसान सा तरीका ये है कि जब भी प्राइस पिछली लो को ब्रेक करती है
तो पिछली जो हाई होती है उसको लोअर हाई कहते हैं और ये सेल ट्रेंड की निशानी होती है। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होगा प्राइसेस को हम सेल ही समझेंगे। ये है इसका आसान तरीन तरीका इसको देखने का। और बुलिश को देखने का भी यही तरीका है। प्राइस ने यहाँ पर क्या किया था, लास्ट रेजिस्टेंस थी, नीचे गई, अब इसने स्ट्रक्चर यहाँ पर ब्रेक कर दिया। हम इसके यहाँ पर सेलर ही रहते हैं कि यहाँ से कहीं कोई लेवल है तो सेल करें, लेकिन प्राइस इसको ब्रेक कर देती है, स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं या हम ट्रेंड के अगेंस्ट हो जाते हैं। ठीक है, जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, ब्रेकआउट हो गया। अब हमने क्या करना है कि प्राइस 1, 2 और 3 बना दे, 1 वेव, सेकंड वेव और ये थर्ड वेव। जब प्राइस इसकी हाई को ब्रेक कर देगी तो फिर उसके बाद हमने रिवर्सल एंट्री लेनी है। ठीक है, हम कंफर्म है कि हाँ अब जो रिवर्सल एंट्री मिलेगी उसमें हमें स्ट्रक्चर भी सपोर्ट कर रहा है और लेवल जो हम आगे पढ़ेंगे वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे वीएसए तो हो सकता है आपको यहाँ से ही ट्रेड दे दे कि ये बुलिश है। अब ये बुलिश कितनी है, जितनी एक्यूमुलेशन हुई है, जितना बड़ा वॉल्यूम है उसके हिसाब से, लेकिन इसकी हाई तक तो आप इसके बुलिश ही है। फिर एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम्स आते हैं या आपको फिर दोबारा शेक आउट्स वगैरह मिलते हैं तो आपको पता है कि आप ये स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। तो स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया तो आपने अगर यहाँ से बाय की एंट्री ली हुई है तो उसको भी होल्ड कर सकते हैं, आधी क्लोज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेंड रिवर्सल की ट्रेड लेना चाहें तो सेकंड वेव से आपको हमेशा कहा जाता है कि सेकंड वेव को देखकर आपने सेटअप लेना होता है। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ वीकनेस भी देखी जा सकती है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ स्ट्रक्चर की, यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, फिर प्राइस ने ये लो लगाया लेकिन इस लो को ब्रेक नहीं किया। अब ये जब इस हाई को ब्रेक करेगी तो फिर ये मुकम्मल हो जाएगा सेटअप हमारा कि अब जब भी इसने रिट्रेस होना है, पुल बैक करना है, ये बुलिश ट्रेंड है। हम किसी भी लेवल को देखते हुए वहां पर हम रिवर्स यूज ऑफ ट्रेंड लाइंस देखते हुए भी ट्रेड कर सकते हैं, हम वहां पर डिमांड सप्लाई को देखते हुए भी ट्रेड कर सकते हैं, वहां वीएसए के साइंस को देखकर भी ट्रेड कर सकते हैं। और आगे जो मैं हाइब्रिड मेथड आपको पढ़ाऊंगा वो भी आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। ठीक है, अब लोग क्या करते हैं, लोगों को ये सबसे आसान लगता है जब मैं सप्लाई डिमांड शुरू करता हूं तो ये इतना इजी लगता है, लोग लेवल्स वगैरह लगा के इसी पे शुरू हो जाते हैं, वीएसए को भूल जाते हैं और रिवर्स यूज ऑफ ट्रेंड लाइंस को भूल जाते हैं। याद रखिए इतनी ज्यादा चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं। तो ये चीजें जो हैं ये 360 अप्रोच मार्केट की मैंने बता दी है। अब जरूरी नहीं कि हर वक्त हर जगह आपके पास ट्रेड और हर ट्रेड ही आपको बहुत लंबी मूव दे दे, क्योंकि अगर आप अगेंस्ट ही ट्रेंड है तो ये ट्रेड आपको मूव नहीं देगी बल्कि ये ट्रेड आपको मूव दे देगी। लेकिन इस मूव के अंदर भी आप देख रहे हैं कि प्राइस बार बार नीचे आ रही है, ब्रेक इवन कर रही है। ठीक है, हालांकि यहां से ट्रेड तो यहां तक चली गई, सॉरी सॉरी, लेकिन क्या होता है प्राइस जो है वो ब्रेक इवन करती हुई जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। हमेशा थर्ड वेव में प्राइसेस जो है ज्यादा बुलिश होती है। ये आई रिट्रेस हुई, ये आई रिट्रेस हुई, अब यहाँ से लास्ट जो वेव लगती है ना उसमें लंबी बाइंग सेलिंग होती है, क्योंकि स्मार्ट मनी ने बेचना होता है, वो डिमांड बढ़ाते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, और प्राइस को तेजी से बुलिश लेकर जाते हैं। तमाम न्यूज़ लेटर, तमाम जो न्यूज़ेस वगैरह हैं, ब्लॉग्स वगैरह हैं, हर जगह पर बाय 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 का कहा जा रहा होता है और स्मार्ट मनी बेचती जाती है, बेचती जाती है और फिर अचानक वो डिस्ट्रीब्यूशन करके सेल में चले जाते हैं। तो इसलिए लास्ट वेव जो है वो बहुत लंबी वेव लगती है मोस्ट ऑफ द टाइम। एनीवे, मोमेंटम को देखकर भी आप ट्रेंड का अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, ये बड़ा ट्रेंड तो इसका ये है कि प्राइस इधर गई, ये आई, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किधर हुआ, इधर हुआ, अब प्राइस नीचे आई किसी लेवल पर, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इधर हुआ, फिर प्राइस ऊपर गई, फिर किसी लेवल पर आई, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इधर हुआ। तो ये बुलिश ट्रेंड को देखने का तरीका है, लेकिन इसके अंदर भी एक ट्रेंड चल रहा है। सब कुछ स्मार्ट मनी का रही, इस दुनिया में कुछ भी हो रहा है ना, अगर आप वीएसए को सही तरह समझ जाएं तो आप हैरान रह जाएंगे कि आप देख रहे हैं कि डॉलर मजबूत हो रहा है, डॉलर वीक हो रहा है, गोल्ड मजबूत हो रहा है, क्रिप्टो ये हो रही है, वो हो रही है। अब आप अखबारों में जाएंगे तो वहां पर अगर उन्होंने बाइंग की हुई है तो उस वक्त कोई ना कोई कंट्री ऐसी बात कर देगा, ऐसा इशारा दे देगा गोल्ड के बारे में, करेंसी के बारे में, कॉइन्स के बारे में कि ये हमने, चाइना ने ये फैसला कर लिया। हालांकि चार्ट पर स्मार्ट मनी पहले ही उधर होती है। अब मुझे बताइए कि किसी भी बड़े जो कंट्रीज हैं उनका फैसला या उनकी रिपोर्ट बाद में आती है, स्मार्ट मनी पहले बाय या सेल में होती है। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट्स डोंट रूल्स द वर्ल्ड, गोल्डमैन सैक्स रूल्स द वर्ल्ड।
तो गोल्डमैन सैक्स या जेपी मॉर्गन दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, एक एक मुल्क के एक एक चीज को वो कंट्रोल करते हैं। तो ये तमाम की तमाम जो हमारे सामने वर्ल्ड है ये सारी कंट्रोल्ड है, और इसके तमाम सियासी, नजरियाती और समाजी, समाजी तो चलो साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता वो चेंज करते हैं, लेकिन सियासी और जो तिजारती मामलात हैं उन पे उनका मुकम्मल कंट्रोल होता है, मुकम्मल। अगर आप वॉल्यूम को समझ आएंगे तो आप हैरान होंगे कि यार चार्ट पर तो पहले ही बाइंग आई हुई है, फिर इसके बारे में ये न्यूज इतने दिनों बाद इतने बड़े कंट्री ने कैसे दे दी? तो इसलिए कि वो स्मार्ट मनी उनको मूव कर रही है ना। ठीक है, तो ये आपस में सब के सब एक हो, पूरी दुनिया वन मैन शो से कंट्रोल हो रही है, पूरी की पूरी वर्ल्ड। और जो नहीं कंट्रोल हो रहे वो भी कंट्रोल हो रहे हैं किसी ना किसी थर्ड पार्टी की वजह से, कभी भी इनके अगेंस्ट नहीं जा सके ये। तो बात हो रही थी बड़े और छोटे ट्रेंड की, तो बड़ा ट्रेंड तो वो नजर आ रहा है, छोटा ट्रेंड ये आपके सामने, ये छोटा ट्रेंड है। इसके अंदर देख रहे हैं आप, इसमें भी आप ये देख सकते हैं ना कि ये हायर हाइज लग रही हैं, तो ट्रेंड बुलिश है। और मोमेंटम जो बुलिश कैंडल्स का है वो देखे कैसा है, और बेरिश कैंडल का कैसा है। यहाँ पर बुलिश और बेरिश वॉल्यूम बहुत काम देता है ट्रेंड को देखने में। तो ये सारी चीजें, बुलिश ट्रेंड में क्या होता है, हायर हाइज लग रही होती है, और लो, और जो लो लगती है वो लो जो है हायर लो होती है, यानी ये लो जो बनी है ना, ये इस लो से ऊपर है, और ये जो लो बनी है इस लो से ऊपर है, तो ये हायर लो है। और ये जो हाई बनी है इस हाई से ऊपर है, और ये जो हाई बनी है इस हाई से ऊपर है, तो ये हायर हाई है। ठीक है, यहाँ पर भी प्राइसेस बुलिश हैं वाजे तौर पर। ये प्राइस ने बुलिश ब्रेकआउट किया है, फिर नीचे आई है, फिर इस हाई को ब्रेक कर दिया, फिर ऊपर गई है, फिर इस हाई को ब्रेक कर दिया। ये यहाँ पर यही चल रहा है। ठीक है, तो ये बुलिश और बेयरिश ब्यास होता है। यहाँ पर देखिए बुलिश चार्ट आपके सामने, प्राइसेस बुलिश गई हैं, नीचे आई, फिर बुलिश गई, यहाँ पर थोड़ी सी रेंज किया, फिर अब हायर हाई बना रही है। अब ये लो इसने बनाया है, तो पिछली लो यहाँ पर रिट्रेसमेंट तो हुई ही नहीं, छोटी छोटी हुई है, तो यही लो है, जब तक ये लो ब्रेक नहीं होती हम बुलिश है। अब यहाँ तक हमें पता नहीं है कि मार्केट ने क्या करना है। ठीक है, ये मार्केट के ये हाई है और ये हायर हाई है, प्राइस यहाँ पर रिवर्स हुई है और यहाँ से बुलिश चली गई। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि यहां से हम रिट्रेस, ये जब ब्रेक हुआ स्ट्रक्चर पहला, तो हम इस लो पर आ जाएंगे कि इस लो के ब्रेकआउट होने तक हम बुलिश, या हमें जहां पर भी कोई लेवल मिलते हैं हम उन लेवल से बाइंग कर सकते हैं। फिर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है यहाँ पर, फिर प्राइस नीचे आई और फिर बुलिश होगी। अब बेरिश ट्रेंड में भी यही कहानी है, प्राइस ये नीचे आई, ये बेरिश नीचे आई, ये बेरिश नीचे आई, तो ये सब सेल ट्रेंड की निशानी है। क्या कि प्राइस ने पिछला स्ट्रक्चर ये था ना, ये सपोर्ट ली थी ना, बिटकॉइन का ये चार्ट है, प्राइस ये आई नीचे, अब हायर हाई बना दिया, हम बुलिश है, लेकिन प्राइस आके इसकी लो को ब्रेक कर देती है, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने वेट करना है कि प्राइस नीचे जाए, फिर ऊपर आए और इस लास्ट हाई को ब्रेकआउट ना करे। अच्छा जी, जब तक प्राइस इस हाई को ब्रेक नहीं करती और इस लो को ब्रेक कर देती है तो हम क्या है, बेर, अब ये इसकी लास्ट है। ठीक है, यहाँ से ये प्राइस नीचे आई है, और ये हाई जब तक ब्रेक नहीं होती हम क्या रहेंगे, इसके लिए बेरिश ही रहेंगे। ठीक है।
ट्रेंड लाइंस इसमें लगती हैं हर जगह पर, मैंने कहा था ट्रेंड लाइन नहीं भी लगती। अब यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन लगी है, ये इसके बाद प्राइसेस यहाँ पर आई हैं तो ये ट्रेंड लाइन लगी है, ठीक है। अब हर जगह ट्रेंड लाइन तो नहीं लगी, लेकिन ऊपर से नीचे अगर आपने प्रोजेक्शन निकालनी है तो आप यूं निकाल लेंगे, ये, ठीक है। जब प्राइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के गिर्द घूम रही है तो उधर ट्रेंड लाइन नहीं लगती, उधर लो और हाई लगती है बस। ठीक है, यहाँ पर देखें स्ट्रक्चर, ये प्राइस की लास्ट आई थी और ये सपोर्ट थी, यहाँ पर ये ब्रेक हुई है ये इधर। तो अब क्या है, अब हम इसके सेलर हैं जब तक इसकी आई ब्रेकआउट नहीं दी। अगर हम 1 2 3 का वेट करेंगे तो ये प्राइस यहाँ पर ब्रेक हुई, और अब जब भी पुल बैक आएगा हम इसको सेल करेंगे। ये फिर लो ब्रेक हो गई है, फिर पुल बैक आएगा फिर सेल कर देंगे, फिर लो ब्रेक हो गई है, फिर पुल बैक आएगा फिर सेल कर। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है मार्केट का, ठीक है। और ये ट्रेडिंग रेंज है। ट्रेडिंग रेंज में क्या होता है, हाई टू लो, बस प्राइसेस एक जगह पर हाई टू लो घूमती रहती है। इसमें इंपॉर्टेंट तरीन चीज ये है कि कोई भी ट्रेंड हो, बुलिश या बेरिश, उसकी जो लो होती है, जहां से प्राइस उठती है ना, वो डिमांड एरिया होता है, और जहां से गिरती है वो सप्लाई एरिया होता है। ये याद रखना, ठीक है। चाहे रेंज की हाई है या रेंज की लो है, या ट्रेंड की हाई या ट्रेंड की लो है, ठीक। अब यहां से प्राइस नीचे गिरी थी तो ये सप्लाई एरिया है, यहां से प्राइस ऊपर गई थी तो ये डिमांड एरिया, ठीक है। कहीं भी ट्रेंड अगर इसको समझ लें तो ये सप्लाई एरिया है, ठीक है। और ये वाला डिमांड एरिया, प्राइस डिमांड पर आई फिर ऊपर चली गई और सप्लाई को तोड़ दिया। अब ये सप्लाई था क्योंकि यहाँ से प्राइस गिरी थी, तो जब भी यहाँ पर आएगी तो जाहिर है सप्लाई हिट करेगी। अब यहाँ पर डिमांड थी, डिमांड पर आई बुलिश चलेगी। अब ये मेन सप्लाई एरिया है। तो माइनर और मेजर सप्लाई और डिमांड एरियाज होते हैं। अच्छा जी, आप मार्केट का स्ट्रक्चर समझ चुके हैं, ठीक है। डिमांड मीन सपोर्ट और सप्लाई मीन रेजिस्टेंस। अच्छा, असल में डिमांड मीन सपोर्ट, और हाँ वो भी है, लेकिन इसके अंदर भी सप्लाई डिमांड होती है, ठीक है, आप मूव के अंदर भी। और वही हिडन लेवल या बैंक लेवल्स होते हैं सप्लाई या डिमांड, ठीक है ना। अगर प्राइस किसी जगह से नीचे गिरती है तो वो सप्लाई है, और किसी जगह से ऊपर उठती है तो वो डिमांड है। इसका आसान तरीका ये है कि प्राइस अगर बुलिश जाते हुए भी कोई रेंज करके ऊपर उठ जाती है तो ये क्या है, डिमांड एरिया। और प्राइस रेंज करके नीचे गिर जाती है तो ये सप्लाई एरिया। अगर प्राइस टॉप लगा के भी नीचे गिरती है तो फिर भी ये सप्लाई एरिया, और प्राइस बगैर रेंज के ऊपर उठती है तो ये डिमांड एरिया। ये चीजें ही हमने पढ़नी होती, ठीक है। और किसी भी चीज की अगर सप्लाई बढ़ जाए तो कीमतें गिर जाती हैं, और अगर डिमांड बढ़ जाए तो कीमतें ऊपर चली जाती हैं। इसी वजह से डिमांड के बाद बाइंग होती है और सप्लाई आने के बाद सेलिंग होती है। अब सप्लाई की मिसाल समझे, यहां पर मार्केट ने रेंज किया है और प्राइस नीचे आई है, ठीक है, ब्रेकआउट किया, सब इसको टेस्ट करके नीचे चली। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। अब ये सप्लाई तो टेस्ट हो चुकी है, इधर ही प्राइस यहाँ पर फिर स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, और इधर फिर सप्लाई का क्लू दे दिया उसने, जिसको ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हैं और सप्लाई एरिया भी। प्राइस फिर आई, उसको टेस्ट किया, फिर नीचे स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। अब होता क्या है कि कोई एरियाज टेस्ट नहीं होते, और प्राइस अब इसके अंदर अपने सप्लाई एरियाज को टेस्ट करती रहती है। इसको टेस्ट किया, फिर टेस्ट किया, फिर ऊपर आई, फिर इसको टेस्ट किया। अब उसने इस सप्लाई को तोड़ दिया। अब इस सप्लाई को तोड़ दिया तो यहां पर
बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, रिवर्सल आएगा बहुत बड़ा, लेकिन होता क्या है, पीछे जो अनटेस्टेड सप्लाई एरिया होता है, प्राइस उसको टेस्ट करके वहां पर फिर सप्लाई मौजूद होती है और प्राइस रेंज करके गिर जाती। तो अब जाहिर है ये लास्ट सप्लाई एरिया है, ये भी टेस्ट नहीं हुआ, फिर यहाँ पर इसके अंदर सप्लाई एरिया क्योंकि सेलिंग हुई है, प्राइस उसको टेस्ट करके मजीद नीचे जा रही है। तो ये सप्लाई एरिया हमेशा टॉप्स होते हैं मार्केट के, जो ट्रेडिंग रेंज हो सकती है, या एक बुलिश कैंडल है जिस जो कि इनगल्फ हो जाए। इनगल्फिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्केट तमाम की तमाम इनगल्फिंग के गिर्द घूम रही है। सप्लाई डिमांड लेवल तमाम ही वैलिड होते हैं जो अनटेस्टेड हों, जो टेस्ट हो जाएं वो वैलिड नहीं रहते, या स्ट्रक्चर के हिसाब से आप देखते हैं कि ये कितना वर्क करेंगे या कितना वर्क नहीं करेंगे। टेस्ट टेस्ट जब मार्केट इसके अंदर, ये मार्केट है ना, ये इसके अंदर आई है, टेस्ट तो कर रही है ना, तो सेल कर देंगे। ये सप्लाई लेवल है, प्राइस इसके अंदर आ रही है, टेस्ट कर रही है, तो सेल कर देंगे। टेस्टिंग इसी को कहते हैं ना, रीटेस्ट और टेस्ट वही होते हैं। बाकी चीजें भी ऐसी। अब ये डिमांड एरियाज है, प्राइस ऊपर जा रही है, जो भी लो बना रही है उसके अंदर जो लोज बना रही है, ये सब डिमांड एरियाज कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि प्राइस वहां से इनगल्फ कर रही है ना, ये प्राइस नीचे आई, यहाँ पर रेंज इनगल्फ कर दिया, यहाँ पर रेंज इनगल्फ कर दी, तो ये जो रेंज है या एक कैंडल सेल की है, वो इनगल्फ हो रही है। इन दोनों सूरतों में ये डिमांड एरियाज है। ठीक है, अच्छा जी, आ जाते हैं हम सप्लाई एरिया पर। ये गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड का चार्ट है। प्राइस यहाँ से बहुत तेजी से ऊपर गई। याद रखिए, सप्लाई या डिमांड एरिया वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जहां पर अप्रोच मार्केट अच्छी कैंडल से करे या मोमेंटम से करे, और उस एरिया पर कोई ट्रेडिंग रेंज करे या ना करे, ठीक है, या इनगल्फ कर दे बाय की कैंडल बनाकर उसको और तेजी से गिरे, ठीक है, या रेंज करने के बाद वहां से अवे हो जाए काफी, तो वो सप्लाई एरिया स्ट्रांग होता है। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही। तो ये लास्ट एरिया है, प्राइस यहां पर रेंज करके गिरी है। ठीक है, अब प्राइस ने इसको टेस्ट किया है और फिर गिर गई, क्योंकि ये सप्लाई एरिया था लास्ट। तो इस तरह से सप्लाई एरिया निकालते हैं, जहां से प्राइस ज्यादा क्विकली मूव करे, वो सप्लाई या डिमांड एरिया हो। अब इधर क्या हुआ, इधर इनगल्फिंग हुई है, ये बाइक की कैंडल है और ये इनगल्फ हो गई है। ठीक है, और जितनी तेजी से प्राइस यहां से गिरी है, ये उतना ही जबरदस्त एरिया है। देखे ना, यहां से तेजी से गिरी, फिर आई, फिर गिरी, फिर आई, फिर गिरी। तो अब ये एरिया जो है, जब तक ब्रेकआउट नहीं होता, ये स्ट्रांग सप्लाई एरिया है। ठीक है, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस को हर जगह आपने खुद देखना है, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, उन तमाम रूल्स को आपने देखना है। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ पर प्राइस ऊपर अप्रोच कर रही है, ये बाय की कैंडल बनी है, और उसके बाद यहाँ पर इनगल्फ नहीं हुई, लेकिन क्या हुआ, प्राइस ने एक दो कैंडल्स खड़ी रही और उसके बाद उसको तेजी से ब्रेकआउट किया। तो कहीं ट्रेडिंग रेंज अगर तेजी से ब्रेकआउट होती है तो ये बेस्ट एरिया है आपके लिए। ठीक है, इससे बेहतरीन एरिया और कोई नहीं है। प्राइस ने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, अब प्राइस दोबारा उसको अप्रोच कर रही है, उसको अप्रोच करने के बाद प्राइस तेजी से नीचे गिर गई। ठीक है, तो ये सप्लाई थी, स्ट्रॉन्ग सप्लाई थी। यहां पर देखिए, ये ट्रेडिंग रेंज हुई, अब यहां पर बहुत लंबी कैंडल से मार्केट डाउन गिरी है, बहुत लंबी लंबी कैंडल्स मार्केट डाउन बना रही है, ये देख रहे हैं मार्केट का अशर क्या हुआ इधर आके। ये है असल चीज। अब प्राइस चूंकि यहां से तेजी से गिरी है, तो ये जो लास्ट इसकी हाई है ना, ये स्ट्रॉन्ग तरीन एरिया है, और अगर इसको अप्रोच भी तेजी से कर रही है तो यहां पर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मिलेगा। सप्लाई एरिया लिक्विडिटी एरिया भी हो सकता है कि प्राइस जो है किसी एक जगह से तेजी से गिरी है, तो इसका मतलब है कि यहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर बैठा हुआ था, और प्राइस जो ही इसको अप्रोच करेगी वहां से फिर बुरी तरह गिरेगी।
जिस जिस जगह पर आप देख रहे हैं ना कि प्राइस स्ट्रांग यहां से ऊपर गई है, तो अब ये स्ट्रांग डिमांड एरिया है, जो इसको टच करती है फौरन ऊपर भागती है, और जहां से लंबी लंबी डाउन कैंडल बना के गिरती है वहां पर उसी तरह लंबी लंबी जो है दोबारा डाउन कैंडल्स बनाती है। समझ गए आप? आज का लेक्चर जो है आपको मैंने सप्लाई डिमांड के बारे में बताना था। अब देखिए यहाँ पर प्राइस ने रेंज किया, उठी, लंबी अप कैंडल, फिर लंबी लंबी अप कैंडल बनाई, तो इसका मतलब है ये डिमांड एरिया स्ट्रांग है। अब प्राइस दोबारा उसको अप्रोच कर रही है, जो ही उस डिमांड एरिया पर आई उसकी लास्ट कैंडल पर प्राइस फिर बुलिश हो गई। ठीक है। अब ये सारे मैंने क्या लगाए हुए हैं, डिमांड एरियाज, डिमांड एरियाज, डिमांड एरियाज। अब प्राइस जब भी इन डिमांड एरियाज पर आएगी हम बाय करेंगे। यहाँ से ऊपर गई है, टेस्ट किया, ऊपर चली गई। अब यहाँ पर रेंज किया, बाय गई थी, दोबारा टेस्ट किया ऊपर, फिर दोबारा उस एरिया को टेस्ट किया, फिर ऊपर। तो हर डिमांड और सप्लाई अब ये अनटेस्टेड है। जब भी प्राइसेस दोबारा इधर आएगी तो यहाँ से आपको बाय की एंट्री मिलेगी। ठीक है। सप्लाई जोन बनाने का तरीका ये है कि या तो प्राइस बुलिश जा रही है ना और इनगल्फ हो गई है तो उस लास्ट बाय की कैंडल को ले लें, या प्राइस बुलिश जा रही है और वहां पर दो तीन कैंडल बनाई और तेजी से ब्रेकआउट कर दिया तो इस रेंज को ले लें। ये सप्लाई का एरिया। इसी तरह डिमांड में है कि प्राइस नीचे आई, रेंज किया, उस रेंज को ले लें। प्राइस नीचे आई, सेल की कैंडल बनाई और वो इनगल्फ हो गई तो लास्ट सेल की कैंडल को ले लें। ठीक है। अब देखें ना, यहाँ पर मैंने लास्ट ये सेल की कैंडल ली हुई है, ये वाली। तो अब प्राइस जब भी यहाँ पर आएगी तो बुलिश है। ठीक है। ये मैंने लास्ट सेल की कैंडल ली हुई है, तो प्राइस जब भी इधर आएगी बुलिश। अब देखें यहाँ से तेजी से उठी है, अब ये बेहतरीन लेवल है बाय के लिए। जब भी इधर आएगी तो इसकी आई तक बहुत बेहतरीन सेटअप मिलेगा। ठीक है। इसके बाद आ जाता है कि लास्ट जो कैंडल होती है ना बाय या सेल की, कौन सी देखें। उसमें आप पिन बार्स देख सकते हैं, बाइंग क्लाइमैक्स, आपके पास जो भी साइंस हैं या ट्रेडिंग रेंज है उस रेंज को आप ले लें और वहां से देखेंगे प्राइस निकली तेजी से है। अगर प्राइस तेजी से वहां से निकली है तो वो लेवल आपके लिए बेस्ट है। ठीक है। और कैंडल पैटर्न में पिन बार्स हैं, उसके बाद डाउन बार्स में भी पिन बार है और प्राइस वहां से तेजी से निकली है तो वो बेहतरीन लेवल है। तबीयत मेरी खराब है थोड़ी सी। आप यहां पर देखें, ये इनगल्फ हुआ है, टेस्ट हुआ है, ये इनगल्फ हुआ है, टेस्ट हुआ है। ठीक है। ये इनगल्फ है ना, तो अगर इनगल्फ अच्छा तगड़ा हो, लंबा हो तो फिर सही है। इनगल्फ जितना तगड़ा और लंबा होगा उतना सही। ठीक है। इसमें फिर एक इनसाइड बार आ जाती है जिसको हम एफर्ट और रिजल्ट भी कहते हैं, वॉल्यूम के साथ मिलाकर। तो ये भी बेहतरीन सेटअप है। ये इस तक जब प्राइस अप्रोच करेगी तो हम सेल करेंगे क्योंकि ये सप्लाई एरिया। तो इनसाइड बार इज इंपॉर्टेंट आल्सो। डोजी बार बहुत इंपॉर्टेंट है। डोजी जितनी भी किस्म की है, डोजी जितनी भी किस्म की है वो इंपॉर्टेंट ही है। ये डोजी भी इंपॉर्टेंट है। यहां से कीमतें तेजी से नीचे गिरी हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। सप्लाई एरिया जब तक ब्रेकआउट नहीं होता आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर डोजी बार है। बस ये कैंडल पैटर्न्स और सप्लाई डिमांड को इस तरह से, ये मैं आसान से तरीका से बताया, आगे चल के थोड़ा थोड़ा इसको डीप करते जाएंगे और आपको हर सप्लाई और हर डिमांड को प्राइस एक्शन इंस्टीट्यूशनल चार्ट पैटर्न के साथ देखने का तरीका मैं बताऊंगा और आपकी ट्रेडिंग इतनी आसान और इतनी वर्किंग हो जाएगी कि आप हैरान रह जाएंगे। वैसे वीएससी और वाईकॉफ जो मैंने पढ़ा दिया वही काफी है, लेकिन जो है मजीद चीजें मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ ताकि आपकी ट्रेडिंग और अच्छी हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल अगली क्लास